तो देखिए आज का जो पार्ट है हमारा लेक्चर का, उसमें हम डायमेंशन को कवर करने वाले हैं। डायमेंशन क्या है इसको समझ लीजिए अच्छे से। बेसिकली हम किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटी की बात करें तो उस डिराइव्ड क्वांटिटी को हमने कुछ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज को लेकर के फॉर्म किया हुआ है ना। तो हम यहाँ पर एक एक इस तरह से रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं कि डायमेंशन का मतलब है कि हमने कुछ बेस क्वांटिटीज को यूज कर रखा है। तो बेस क्वांटिटीज को कितना यूज कर रखा है, दैट मीन कितनी पावर्स यूज कर रखी है बेस क्वांटिटी की, उस फॉर्म में अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटी को तो वो डायमेंशन कहलाएगा। इसको मैं लैंग्वेज के फॉर्म में एक बार लिखता हूँ फिर एक्सप्लेन करता हूँ आपको। बहुत ही ईजी है, देखिए समझिए। डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी are the power to which the base quantities are raised to express। हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को जब एक्सप्रेस कर रहे हैं तो उसमें हमने बेस क्वांटिटी की कितनी पावर को यूज कर रखा है। ओके, these are closed by स्क्वायर ब्रैकेट। हम डायमेंशन को जनरली ऐसे क्लोज करके रखते हैं इस तरह के स्क्वायर ब्रैकेट में। ठीक है, अभी देखिए एग्जांपल लेते हैं। लेट अगर मैं मास की बात करूं, मास की, तो अभी देखिए यहाँ पर मास को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने यहाँ पर, मास तो बेस क्वांटिटी ही है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने यहाँ पर इसकी डायमेंशन m ले रखी है। मास को रिप्रेजेंट करने के लिए डायमेंशन क्या है बेटा, m है। लेंथ को रिप्रेजेंट करने के लिए डायमेंशन क्या है, अब ये तो बेस क्वांटिटी है। टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए डायमेंशन क्या है, t है। तो ये मैंने इन तीनों बेस क्वांटिटीज की डायमेंशन आपको बता दी। अब लेट बेस क्वांटिटीज से हट करके अगर इनके कॉम्बिनेशन से मैं कोई क्वांटिटी फॉर्म कर रहा हूँ, समझिएगा, मैंने इनके कॉम्बिनेशन से कोई क्वांटिटी फॉर्म की। लेट मैं फोर्स की बात करूँ, फोर्स। तो फोर्स क्या होता है, आपको पता है फोर्स होता है कि दैट मीन क्या होता है, तो मास इनटू एक्सेलरेशन। मास इनटू एक्सेलरेशन का मतलब है कि ये मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, चेंज इन स्पीड अपॉन टाइम या चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो अल्टीमेटली वेलोसिटी अपॉन टाइम बन रहा है ना, वेलोसिटी अपॉन टाइम है। वेलोसिटी अपॉन टाइम का मतलब हुआ वेलोसिटी इटसेल्फ इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये अल्टीमेटली यहाँ पर लिखा है डिस्टेंस अपॉन टाइम का स्क्वायर हो गया। डिस्टेंस लेंथ है, डिस्टेंस इज नथिंग बट द लेंथ। तो आपको इस तरह का यहाँ पर दिख रहा है कुछ रिलेशन की फोर्स जो है उसको आप कैसे निकाल रहे हैं, आप मास को ऐसे लिख रहे हैं, मास इंटू लेंथ इंटू टाइम की पावर -2। समझ पा रहे हैं आप, मास इंटू लेंथ इंटू टाइम टू द पावर -2। अब मैं अगर फोर्स की डायमेंशन लिखूंगा, समझिए फोर्स की डायमेंशन लिखेंगे तो फोर्स की डायमेंशन को कैसे लिखेंगे, तो आपको आंसर इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा। डायमेंशन ऑफ फोर्स इज, जो पावर है वो है बेसिकली डायमेंशन। तो डायमेंशन ऑफ फोर्स इज 1 इन मास, 1 इन लेंथ एंड -2 एंड -2 इन टाइम। क्या ये रिलेशन आप समझ पा रहे हैं, समझिए इसको। फोर्स को जब आप एक्सप्रेस कर रहे हैं तो आपने मास की कितनी पावर ले रखी है, 1। यहाँ पर देखिए लेंथ की कितनी पावर ले रखी है, 1। एंड टाइम की कितनी पावर ले रखी है, -2। तो हम इन बेस क्वांटिटीज को इन पावर्स तक अगर रेज करेंगे तो हमको डायमेंशन मिल रही है, तो हमें फोर्स मिल जाएगा। समझ पा रहे हैं। तो हमें डायमेंशन एक जनरल आइडिया दे देता है कि हमने किन किन बेस क्वांटिटीज की कितनी पावर यहाँ पर ले रखी है किसी क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए। ठीक है, देन डायमेंशन के सिमिलरली एक और
एक और क्वांटिटी है, एक और टर्म है जिसको आपको समझना है, दैट इज डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला, देखिए बहुत छोटा छोटा सा डिफरेंस है, बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस है, बहुत ही सटल डिफरेंस है यहाँ पर इनके बीच में। क्या है देखिए, अभी मैं इसके लिए डेफिनेशन दे रहा हूं, द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ a physical quantity represents how and which of a physical quantity is included in that quantity। अब ये देखिए, आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा कि दोनों ही जो डेफिनेशंस हैं, दो अलग अलग तरीके के वर्ड्स हमने यूज किए, बट दोनों का अल्टीमेटली सेंस एक ही है, सेंस तो दोनों का एक ही है। इसमें भी तो आपने अल्टीमेटली इसी पॉइंट की बात की, दोनों का सेंस सेम ही है, सिर्फ वर्ड्स हमने चेंज किए। तो एक्चुअल डिफरेंस तो अभी आया ही नहीं। एक्चुअल डिफरेंस कहाँ पर आ रहा है? एक्चुअल डिफरेंस है रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म। जब आप डायमेंशनल फॉर्मूला को रिप्रेजेंट करेंगे तो आप ऐसे लिखेंगे, देखिए डायमेंशनल फॉर्मूला जब मैं लिखूंगा तो आपको ऐसे लिखना होगा, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स। अभी एग्जांपल हमने फोर्स का लिया तो ऊपर तो उसी को मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स। जब आप फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे तो आप लिखेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स इज। अब ये मास, लेंथ एंड टाइम आपको इस फॉर्म में दिख रहे थे, मैंने इनके लिए जो डायमेंशंस ले रखी है बेस क्वांटिटीज के लिए उनको यूज कर लिया। तो मास को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट कर दिया है, लेंथ को कैपिटल एल से रिप्रेजेंट कर दिया है, टाइम को कैपिटल टी से रिप्रेजेंट कर दिया है, देन आपको एक्सप्रेशन मिल गया। समझ पा रहे हैं? तो डायमेंशनल फॉर्मूला जब आपसे पूछा जा रहा है तो आपने क्या किया, अब आप ये जो बेस क्वांटिटीज थी इनकी डायमेंशंस को यूज करना। ओके बेटा, बताइए, रिप्लाई दीजिए, क्लियर है ये? ओके, यस सर, यस सर, यस सर। ये डिफरेंस है। थर्ड क्वांटिटी एक और है, इसको भी समझिए। थर्ड क्वांटिटी क्या है? थर्ड क्वांटिटी भी है यहाँ पर, थर्ड टर्म एक और है डायमेंशन की तरह ही। मैंने बोला अभी आपको कि बहुत ही स्मॉल डिफरेंसेस हैं इनके बीच में। नेक्स्ट है डायमेंशनल या सिंपली डायमेंशनल इक्वेशन, या डायमेंशन इक्वेशन भी आपको कहीं पे लिखा हुआ दिख सकता है। ये देखिए, इसमें क्या डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं। आपने अभी जो यहाँ पर डायमेंशनल फॉर्मूला लिखा था उसी को रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका है यहाँ पर। कैसे? द इक्वेशन obtained by equating a physical quantity with its dimensional formula is called डायमेंशनल इक्वेशन। एग्जाम्पल, फोर्स की बात कर लेते हैं। अभी देखिए यहाँ पे तीनों डिफरेंस, पहले बार में आपने डायमेंशन को ऐसे डिफाइन किया, दूसरी बार में डायमेंशनल फॉर्मूला लिखा तो आपने सिंबल्स यूज कर लिए या फिर डायमेंशंस यूज कर ली। थर्ड केस में जब आप डायमेंशनल इक्वेशन लिखना, तो इक्वेशन का मतलब होता है जिसमें इक्वल का साइन आ रहा हो। तो आपको जब फोर्स की डायमेंशन लिखनी होगी तो आप ऐसे लिखेंगे, फोर्स की डायमेंशनल फॉर्मूला ये था M/L/T-2, एंड इसको हमने फोर्स के ही इक्वल ऐसे लिख दिया। समझ पा रहे हैं? जिस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला था हमने उसी फिजिकल क्वांटिटी को इक्वेट कर दिया। यहाँ पर देखिए, इक्वेशन ऑब्टेन्ड बाय इक्वेटिंग अ फिजिकल क्वांटिटी विद इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला। तो हमने फोर्स के डायमेंशनल फॉर्मूला को फोर्स के इक्वल कर दिया इस तरह से। देन हमें जो इक्वेशन मिल रही है, दिस इज द डायमेंशनल इक्वेशन। ओके, ठीक है? तो ये कुछ छोटा सा, बहुत ही स्मॉल सा डिफरेंसेस है इनके बीच। देन अब एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर प्रिंसिपल आ रहा है,
this principle is very, very important. What is this? This is principle of homogeneity. प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ये क्या होता है समझिए इसको। पहले स्टेटमेंट लिख देता हूं मैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, according to this principle, only those physical quantities which have same dimension can be added. Same dimension which have same dimension can be added or added and subtracted. ओके, क्या बोल रहे हैं? बहुत ही सिंपल सा प्रिंसिपल है। समझ पा रहे हैं ना? बताइए, समझ पा रहे हैं ये जो भी चल रहा है, क्या हम पढ़ रहे हैं? क्लियर हो रहा है ना आपको? Yes. तो बेटा क्या यहाँ पर बोला जा रहा है हमसे इस प्रिंसिपल के अंदर कि वो क्वांटिटीज जिनकी डायमेंशंस इक्वल होंगी, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं क्वांटिटीज को हम आपस में ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। बहुत ही लॉजिकल है। देखिए कैसे लॉजिकल है। अगर मैं आपसे बोलूं कि बताइए 2 किलोग्राम प्लस 3 सेकंड कितना होगा? 2 किलोग्राम पर 3 प्लस 3 सेकंड कितना होगा? बिल्कुल इलॉजिकल हो गया ये तो क्वेश्चन ही, क्योंकि आपको दिख रहा है ये तो मास को रिप्रेजेंट करता है, इनके टाइम को रिप्रेजेंट करता है, ये दोनों ऐड थोड़ी हो सकते हैं। कुछ इसी तरह का कॉन्टेक्स्ट है यहाँ पर इस प्रिंसिपल का भी। अल्टीमेटली आप जिन क्वांटिटीज को ऐड कर रहे हैं, ठीक, उनका फिजिकली जो वहां पर सिग्निफिकेंस है वो तो मैटर करेगा ही करेगा, बट एज वेल एज उनकी डायमेंशन जरूर सेम होंगी, तभी वो ऐड हो पाएंगे या सब्ट्रैक्ट हो पाएंगे। सीधा सा ये लॉजिक है यहाँ पर। ओके, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। बताइए इस एग्जांपल को देख करके कि अगर आपको गिवन है ए प्लस बी, ये दो क्वांटिटीज हैं, दोनों को ऐड किया और हमको थर्ड क्वांटिटी सी मिली। दो क्वांटिटीज है ए एंड बी, इनको ऐड किया और हमें थर्ड क्वांटिटी सी मिली हुई। दो क्वांटिटीज है ए एंड बी, इनके सम से हमें सी एक थर्ड क्वांटिटी मिल रही है। बताइए प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगाएंगे तो यहाँ से आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं इस स्टेटमेंट को पढ़ करके? आंसर दीजिए। डायमेंशन ऑफ क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ए एंड बी इनकी डायमेंशंस सेम होंगी, तभी आप इनको ऐड कर पा रहे हैं। जो क्वांटिटी ए है एंड जो क्वांटिटी बी है, इनकी डायमेंशन सेम होंगी, तभी आप इनको ऐड कर पा रहे हैं। यही कंक्लूजन निकल रहा है। बताइए ठीक है ना? Yes. ओके, क्या और कोई भी कंक्लूजन यहाँ पे निकल Yes, sir. सकता A है? is equal to B is equal to C. Dimensions of A is equal to B is equal to भाई आप इस स्टेटमेंट को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, दिस इज ए इज इक्वल टू सी माइनस बी। आपको क्या दिख रहा है? सी एंड बी के बीच में सब्ट्रैक्शन हो रहा है, सब्ट्रैक्शन अगर हो रहा है तो डेफिनेटली इनकी डायमेंशन सेम रही होंगी, है ना? तो आप बोलेंगे कि यहाँ से सी की डायमेंशन भी सेम थी। क्लियर है? Yes. कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग डायमेंशन। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है ये वाला। आपको इस पूरे के पूरे पार्ट पे बेस्ड क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे फाइनल एग्जाम्स के अंदर। आप प्रीवियस ईयर एक्सरसाइज जब करेंगे तो आपको दिखेगा कि एग्जैक्टली इस पे क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, तो ध्यान से समझिए। देखिए क्या है, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन यहाँ पे हम निकाल रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर हम लिख रहे हैं, इनको आपको हमेशा एकदम टिप पे रखना है। फर्स्ट पॉइंट है, पावर्स आर ऑलवेज dimensionless.
क्या है फर्स्ट पॉइंट कि जो पावर्स होंगी वो हमेशा डायमेंशन लेस होंगी। कोई भी एग्जांपल आपको दिख रहा हो कहीं पे भी किसी भी पॉइंट पर, अगर आपको कोई भी स्टेटमेंट दिख रहा है, लेट आपको ऐसा एक स्टेटमेंट मैंने दिखा दिया, कहीं पे लिखा था 2 टू द पावर x, इसका मतलब हुआ कि ये जो x यहाँ पर क्वांटिटी है, हमें इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन पता हो या ना हो, बट ये जरूर हम गारंटी के साथ बोल सकते हैं कि ये कैसी क्वांटिटी होगी, डायमेंशन लेस क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी होगी बेटा? डायमेंशन लेस क्वांटिटी होगी। डायमेंशन लेस क्वांटिटी का क्या मतलब हुआ? इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि इसकी कोई डायमेंशन होगी नहीं। दैट मीन आप जब अगर किसी डायमेंशनलेस क्वांटिटी को देखेंगे तो आप उसको बोलेंगे कि इसकी डायमेंशन ये है, अगर तो ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी हो गई। समझ पा रहे हैं? अभी आएंगे वापस से कि डायमेंशनलेस क्वांटिटी क्या होती है। फिलहाल अभी मैंने बोला ये जो एक्स है यहाँ पर, ये डायमेंशनलेस होगी, डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, ऑल numbers and mathematical constant, मैथमेटिकल कांस्टेंट जैसे कि फॉर एग्जांपल पाई आपने सुना है, एक्सपोनेंशियल आपने सुना है, तो इस तरह के जो मैथमेटिकल कांस्टेंट्स होते हैं इनकी वैल्यू सॉरी ये जो आपको टर्म्स मिलेंगे ये भी सारे डायमेंशनलेस होंगे। कैसे होंगे? डायमेंशनलेस। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, all trigonometric functions are dimensionless। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस तो पता ही है आपको, जैसे कि आपसे बोल दूं मैं साइन थीटा, कॉस थीटा, एटसेट्रा, है ना। इस तरह के आप और भी कॉम्बिनेशंस बना लीजिए इनके, साइन थीटा कॉस थीटा के बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आप इन सबको लेकर के बना सकते हैं। तो वो जो होंगे वो भी सारे कैसे होने वाले हैं? डायमेंशनलेस होने वाले। नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट, आपने इस तरह की भी कुछ चीजें पढ़ी होंगी, लॉग आपने पढ़ा होगा, लॉग पढ़ा होगा ना, लॉग एक्स, या फिर इस तरह का कहीं पे आपने शायद सुना हो e टू द पावर x। ई क्या होता है? एक्सपोनेंशियल, है ना। तो अभी इस तरह के जो आप यहाँ पर जितने भी मैथमेटिकल्स यहाँ पर आप फंक्शंस देखेंगे ये भी डायमेंशनलेस होंगे। दैट मीन ये पूरा का पूरा log x कैसा होगा, यानी कि e की पावर x कैसा होगा, ये दोनों ही डायमेंशनलेस होंगे। कैसे होंगे बेटा? डायमेंशनलेस। एज वेल एज यहाँ पर ये भी रूल साथ में लग रहा है कि ये जो x है ये भी पावर है, तो ये x इटसेल्फ डायमेंशनलेस होगा। कैसा होगा? डायमेंशनलेस। क्लियर है? ओके, अभी डायमेंशनलेस क्वांटिटीज कौन सी होती हैं उसके कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए डायमेंशनलेस क्वांटिटी क्या होती है। देखिए डायमेंशनलेस क्वांटिटी, ऐसी भी कुछ क्वांटिटीज होती हैं जिनके पास कोई डायमेंशन हो ही ना, जैसे कि जैसे आपने किसी सेक्टर के अंदर अगर ये एंगल था, है ना, ये एंगल है, ये आर्क की लेंथ है l एंड रेडियस है r। क्या आपने कोई फॉर्मूला पढ़ा है एंगल का? बताइए अगर पढ़ा है तो। किसी सेक्टर के अंदर एंगल का फॉर्मूला बताइए, आपने पढ़ा होगा डेफिनेटली। क्या होता था? एंगल इक्वल होता था आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। अपॉन रेडियस। ठीक है, वेरी गुड, ये होता था ना बेटा। अच्छा, आर्क लेंथ जो है इसको भी आप इस फॉर्म में ही रिप्रेजेंट करेंगे, रेडियस जो है वो भी लेंथ है, दोनों ही लेंथ है। इसका मतलब क्या हुआ? ये कैंसिल हो गया, क्या आ गया? कुछ भी नहीं, मतलब सिंपली यहाँ पर 1 बना है, 1 का मतलब है कि m0 l0 t0 इस फॉर्म में लिखा जा सकता है क्या? तो ये मैंने एक एग्जांपल आपको दिखाया है कि ये जो आपको क्वांटिटी मिल रही है एंगल, ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ऐसे बहुत सारी क्वांटिटीज
ऐसी बहुत सारी क्वांटिटीज हैं जिनके पास डायमेंशन नहीं होती। और भी कुछ क्वांटिटीज मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ, आपकी पढ़ी हुई। आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नाम की एक क्वांटिटी सुनी होगी, डेफिनेटली पढ़ी है ना? किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव Yes, इंडेक्स कैसे डिफाइन होता था बेटा? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम speed of डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम, ऐसे ही होता था ना? अब ये yes, भी स्पीड है, ये भी स्पीड है। स्पीड का मतलब हुआ डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम मींस लेंथ अपॉन टाइम। तो ये भी लेंथ अपॉन टाइम, ये भी लेंथ अपॉन टाइम। दोनों की डायमेंशन तो सेम ही थी। अगर मैं डायमेंशन लिखूंगा ऊपर वाले पार्ट की, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम एंड डिस्टेंस अपॉन टाइम ऐसे ही लिखेंगे ना, कैंसिल हो जाएगा सब कुछ। तो आपको क्या मिल रहा है? डायमेंशन जो है म्यू की वो m0 l0 t0। समझ पा रहे हैं? ऐसे क्वांटिटीज जिनकी पास कोई भी डायमेंशन नहीं होती उनको हम डायमेंशन लेस क्वांटिटी बोलते हैं। क्लियर? अब एक पॉइंट यहां पर आ रहा है कि अगर किसी क्वांटिटी को देखें हम, उसके पास डायमेंशन नहीं है, तो क्या उसके पास फिर भी यूनिट हो सकती है? आपके सामने है एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल हैं, दोनों को देखिए, सोचिए। मैं बोल रहा हूँ कि एक क्वांटिटी जिसकी डायमेंशन 0 है, तो क्या गारंटी है कि उसकी यूनिट भी नहीं होगी कोई? नहीं सर, यूनिट हो सकती है, एंगल का हो सकती रेडियन। है। आपको दिख रहा है कि यहाँ पर एंगल की यूनिट तो होती है रेडियन, है ना? ओके, तो मैं यहाँ पर ये पॉइंट लिख सकता हूँ, डायमेंशनलेस क्वांटिटी में और may not have a unit। दोनों एग्जांपल आपको दिख रहे हैं। म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कोई यूनिट नहीं होती, डायमेंशन भी नहीं होती। एंगल, इसकी डायमेंशन होती है, डायमेंशन नहीं होती बट यूनिट होती है। तो दोनों ही चीजें हो सकती है। ठीक है बेटा, बताइए। यस सर। अब एक स्टेटमेंट इसका रिवर्स देखिए, यूनिट लेस क्वांटिटी, यूनिटलेस क्वांटिटी, यूनिटलेस क्वांटिटी जिसकी कोई यूनिट ही नहीं है ना? अब ऐसी बहुत सारी क्वांटिटीज इनकी कोई यूनिट नहीं है। ओके, तो जो यूनिटलेस क्वांटिटीज होती हैं वो डेफिनेटली डायमेंशनलेस होती हैं हमेशा, क्योंकि यूनिट ही नहीं है इनकी। यूनिटलेस क्वांटिटी इज ऑलवेज डायमेंशनलेस। समझ पा रहे हैं? ओके, तो अब हम इसके यूजेस पे जा रहे हैं। ठीक है, तो यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पूरे सेक्शन पे बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ठीक है, देखिए फर्स्ट यूज है टू कन्वर्ट a physical quantity from one system of unit to another। ये ऑलरेडी हमने यहाँ पर कल भी देखा था कि n1 u1 इक्वल टू n2 u2, उसको हम यहाँ डायमेंशनल एनालिसिस को भी यूज करते हुए लगा सकते हैं। देखिए कैसे, डायमेंशनल एनालिसिस को यूज करते हुए भी हम सेम चीज कैसे कर सकते हैं। तो आपको पता है कि n1 u1 एंड n2 u2 ये तो इक्वल होंगे ही होंगे। बताओ बेटा, n1 u1 इक्वल होगा n2 u2 के, ये तो है ही डेफिनेटली, है ना? लेट हम जो क्वांटिटी यूज कर रहे हैं वो दो अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट के अंदर मेजर किया जा रहा है उसको, बट अल्टीमेटली वो जो क्वांटिटी है उसके अंदर कौन कौन सी बेस क्वांटिटीज इन्वॉल्व हो रही है, ये वैल्यू तो चेंज नहीं हो रही है। अगर आप फोर्स को देखेंगे तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला आपको क्या मिला था? mlt-2। तो अभी यहाँ पर आप इसको किसी भी यूनिट सिस्टम के अंदर मेजर करेंगे,
आपको डायमेंशन तो यही मिलेगी, आप डायमेंशन तो यूनिट सिस्टम से इंडिपेंडेंट है ना? बताइए समझ पा रहे हैं? तो अभी यहाँ पर इसी प्रॉपर्टी को यूज करके हम बोल रहे हैं कि N1 U1 अब जो भी होगा, जो भी आपने क्वांटिटी ली होगी, उस क्वांटिटी के लिए जो भी आपको यहाँ पर वैल्यूज मिल रही होंगी, देखिए M L T इनकी जो भी पावर होंगी, A B C मैंने एज्यूम कर ली है, ये N2 M L T इनकी पावर A B C दोनों तो सेम होंगी। अब हम यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस ये ले रहे हैं कि फर्स्ट केस में जो यहाँ पर वैल्यूज हैं उनके लिए 1 ले लिया है, सेकंड केस के लिए 2 ले लिया है। इसको समझिए, इसमें थोड़ा सा यहाँ पर हमने कुछ चेंज करा हुआ है। क्या चेंज किया है कि अगर आपको N2 निकालना है तो N2 को आप ऐसे लिख सकते हैं N1 M1 बाय M2 L1 बाय L2 T1 बाय T2 देन इनकी पावर A, इसकी पावर B, इसकी पावर C। समझ पा रहे हैं? तो बेसिकली जब हम MLT लिखते हैं तो वो MLT तो सिंपली क्या होता था, डायमेंशंस होती थी। अभी हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम फर्स्ट सिस्टम के अंदर जो M है, लेट अगर किलोग्राम था तो इसको किलोग्राम ले लिया है। सेकंड सिस्टम के अंदर ये अगर लेट ग्राम था तो इसको हमने ग्राम ले लिया है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, अलग अलग सिस्टम के अंदर जो इनकी वैल्यूज होंगी, इनकी यूनिट्स होंगी, उनको हम डायरेक्टली लेंगे। ठीक है, समझ पा रहे हैं? वही रिलेशन है, डिफरेंट फॉर्म में यहाँ पर केवल लिया है। एग्जाम्पल देखते हैं एक, देखिए एग्जाम्पल। Young's modulus of iron is 2 into 10 to the power 11 Newton per meter square. Find it in dyne per सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको क्या निकालना है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आपको गिवन है, आपको डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर के फॉर्म में आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। 2 into 10 to the power 12. 2 into 10 to the power 12। 12. बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बट अभी मैं करके दिखा देता हूँ एक बार, एक एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल वापस से लेते हैं। तो अभी आप इसको ऐसे ही लिखेंगे कि भाई यहाँ पर इसको देखें, ये जो लिखा है आपको टर्म जो आपको मिल रहा है 2 into 10 to the power 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसमें से यूनिट वाले पार्ट को देखिए, ये यूनिट क्या रिप्रेजेंट कर रही है, न्यूटन मींस सिंपली फोर्स एंड मीटर स्क्वायर सिंपली दिस इज लेंथ का स्क्वायर। बताइए ऐसे ही है ना? फोर्स क्या होगा, तो फोर्स के लिए अभी हमने लिखा हुआ था कि फोर्स की डायमेंशनल फॉर्मूला है MLT-2 एंड लेंथ का क्या है, तो L था तो L स्क्वायर। ये क्या बन रहा है बेटा, यहाँ से आपको क्या दिख रहा है कि इसका जो टोटल डायमेंशनल फॉर्मूला आ रहा है ये ML-1 ML-1 T-2, क्या यही बन रहा है? यही बन रहा है ना? तो अभी इस एक्सप्रेशन को मैं इस इक्वेशन, इस फॉर्मूले के अंदर रखता हूँ। N2 हमें निकालना है, N2 इक्वल होगा N1 इन ब्रैकेट, देखिए यहाँ पर ये बन रहा है M1 अपॉन M2 की पावर A, L1 अपॉन L2 की पावर B, T1 अपॉन T2 की पावर C। ये था ना बेटा? आप इसको कंपेयर करिए, इसको M की पावर A, L की पावर B एंड T की पावर C से कंपेयर करिए। आपको क्या दिख रहा है यहाँ से कंपेयर करने पे कि A की वैल्यू 1 है, B की वैल्यू -1 है एंड C की वैल्यू -2 है। तो यहाँ पे इस फॉर्मूले के अंदर आपको वैल्यूज ABC गिवन हो गई हैं, ये 1 है, ये -1 है एंड ये -2 आपने ऑब्टेन कर ली। वैल्यूज रख देंगे अब। N1 फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट के अंदर जो न्यूमेरिक वैल्यू थी वो इतनी थी। M1 अपॉन M2, M1 अपॉन M2 का मतलब क्या हुआ कि आप जब फर्स्ट केस में देखना है तो आपको यहाँ पर ये जो है ये रेशनलाइज्ड MKS है, तो इसका मतलब है ये किलोग्राम रहा होगा एंड सेकंड सिस्टम के अंदर ये सीरियस में चल रहा है तो ये ग्राम रहा होगा एंड इसकी पावर 1 थी। सेकंड टर्म के अंदर देखें तो लेंथ फर्स्ट केस में मीटर में चल रही थी, सेकंड केस में सेंटीमीटर में चल रही थी, तो इसकी पावर -1 है। थर्ड केस में देखें तो टाइम, टाइम पहले भी यहाँ पर सेकंड में था, सीरियस के अंदर भी ये सेकंड में ही रहेगा, तो इसकी पावर यही रहेगी।
इसको सॉल्व कर देते हैं। 2 इंटू 10 टू द पावर 11 किलोग्राम पर ग्राम। तो किलोग्राम कितना है 1000 ग्राम, तो ये 10 टू द पावर 3 ये बन रहा है। ये क्या लिखा है मीटर अपॉन सेंटीमीटर, तो ये क्या बन रहा है बेटा 100, बट 100 की पावर -1 है तो 1/100 बना। एंड इस एक्सप्रेशन को देखेंगे तो ये सिंप्लीफाई हो गया, दिस इज 2 इंटू 10 टू द पावर 12 आपको मिल रहा है। तो आपको आंसर क्या हो गया, आंसर तो दिस इज 2 इंटू 10 टू पावर 12 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। आप समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर हमने क्या चेंजेस किए हैं। तो हमने यहाँ पर अल्टीमेटली अब हम पहले यूनिट के अंदर ही हम वैल्यूज रख रहे हैं, तो अब हम यूनिट के अंदर नहीं रख रहे हैं, हम यूनिट को पहले बेस के फॉर्म में लेकर के आ रहे हैं, देन उसके बाद हम वापस से उनकी वैल्यूज यूनिट के टर्म में रख रहे हैं। समझ पा रहे हैं आप डिफरेंस, बताइए, बोलो बेटा। आवाज आ रही है? यस सर। चलिए क्वेश्चन क्या है देख लीजिए ध्यान से। एक कांस्टेंट है के जिसकी वैल्यू आपको गिवन है, कैसी 20 जूल पर किलोग्राम स्क्वायर मीटर क्यूब। आपको इसकी वैल्यू सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट के अंदर बताना है। ओके ट्राई करेंगे। 0.00। लेट्स चेक कि क्या होता है इसका सॉल्यूशन। तो आप बोलेंगे भाई यहाँ पर सबसे पहले तो मैं यूनिट को देखता हूँ, तो यूनिट आपको दिख रही है कि यूनिट क्या है, जे पर किलोग्राम स्क्वायर मीटर क्यूब। इस यूनिट को पहले मैं बेस क्वांटिटीज के फॉर्म में लाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। जे मीन्स जूल, जूल मीन्स एनर्जी। एनर्जी क्या होती थी, फोर्स, एनर्जी क्या होती थी, तो एनर्जी सिंपली वर्क डन के इक्वल होती थी। अगर आपने कहीं सुना हुआ था तो अच्छी बात है, नहीं सुना है तो मैं इसको दूसरे फॉर्म में भी बोल सकता हूँ कि भाई एनर्जी का मतलब है कि mgh। mg क्या है, फोर्स, h क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ही वाला रिलेशन ही बन रहा है एनर्जी के लिए। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ये लिखा है, अपॉन में लिखा है मास का स्क्वायर, किलोग्राम क्या है सिंपली मास है, एंड मीटर क्यूब मींस लेंथ है, तो लेंथ का क्यूब है, ऐसा है ना, ठीक है। देन इनको फर्दर और यहाँ पर बेसिक में जाते हैं। तो फोर्स क्या था, तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला आपने लिखा था mlt-2। डिस्प्लेसमेंट का क्या था, तो डिस्प्लेसमेंट तो सिंपली लेंथ है ना, तो इनटू l अपॉन मास m स्क्वायर, लेंथ का क्यूब, तो ये बन गया। फाइनली डायमेंशनल फॉर्मूला जो आपको मिल रहा है यहाँ पर कितना है, देखिए फाइनल डायमेंशनल फॉर्मूला कितना है बेटा, तो ये है m टू द पावर -1 देन l टू द पावर -1। देख पा रहे हैं ना, यहाँ पर 1 यहाँ पर था, 1 यहाँ पर था, माइनस का 3 नीचे से आया तो -1 देन t टू द पावर -2। बताइए ऐसा रिलेशन कुछ बन रहा है। अब इस रिलेशन के अकॉर्डिंगली मैं बोल रहा हूँ n1 n2 वाला रिलेशन यूज करेंगे। n2 हमें निकालना है, एंड n2 क्या था, दिस इज n1 m1 अपॉन m2 टू द पावर a, l1 अपॉन l2 टू द पावर b, t1 अपॉन t2 टू द पावर c। बताइए हमें a b c की वैल्यूज क्या मिल रही हैं। a की वैल्यू है -1, b की वैल्यू है -1, c की वैल्यू है -2, यही है ना। वैल्यूज रख देते हैं ए बी सी की जगह पर, तो आपको ए बी सी की जगह पर यहाँ पर वैल्यूज मिल रही हैं -1 एंड -2। n2 इक्वल है n1, n1 कितना, n1 कितना बेटा, n1 तो 20 है। अब फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट के लिए m1, तो फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट के लिए m1 मींस मास। अब ये सारा तो अब देखें यहाँ पर तो जूल एसआई में होता है, बाकी सब एमकेएस था तो एमकेएस ही है सब। तो m1 मतलब किलोग्राम एंड m2 मतलब ग्राम पावर -1। L1 कितना, तो मीटर, L2 कितना सेंटीमीटर पावर -1। देन ये सेकंड में था पहले भी एंड ये सेकंड में है बाद में भी, देन ये -2। 20 किलोग्राम पर अपॉन ग्राम तो 1000 बनेगा। देन पावर -1 भी है तो 1 टू द पावर मतलब 1/1000 बना। नेक्स्ट वाले टर्म को देखें तो क्या है, ये मीटर अपॉन सेंटीमीटर था तो 100 था, बट 1/100 बनेगा, पावर -1 थी। देन ये वाला टर्म तो 1 हो ही गया। क्या लिखा हुआ है,
10 टू द पावर -5 ऊपर आएगा तो 20 इंटू 10 टू द पावर -5 ये 2 इंटू 10 टू द पावर -4 बन रहा है। तो n2 की वैल्यू आपको कितनी मिल रही है? तो n2 की वैल्यू आपको सिंपली 2 इंटू 10 टू द पावर -4 मिल गई है। आंसर क्या होगा? तो आंसर लिखेंगे अगर आप वैल्यू ऑफ k इन सीजीएस सिस्टम विल बी 2 इंटू 10 टू द पावर -4 जूल। जूल की सीजीएस इक्विवेलेंट क्या होता है? अर्ग होता है। आपको अभी नहीं पता होगा, अगर पता है तो अच्छी बात है। अर्ग पर ग्राम स्क्वायर इंटू सेंटीमीटर क्यूब। बताइए, ठीक है? डन? कंफ्यूजन है अगर कहीं पे तो बताइए। ठीक है बेटा, ठीक है। अब देखिए ऐसे ही एक और यूज है, नेक्स्ट यूज है टू चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ रिलेशन। आपको कोई रिलेशन गिवन है कुछ फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में, तो कुछ एक्सटेंट तक हम उनके बीच का जो रिलेशन है उसको चेक कर सकते हैं डायमेंशनली कि वो करेक्ट है या नहीं है। क्लियर? कैसे चेक करेंगे? तो सीधा सा फंडा है भाई, आपको अगर चेक करना है इसको तो इसके लिए आप एलएचएस और आरएचएस दोनों की डायमेंशंस निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे, कंपेयर करेंगे। अगर आपको डायमेंशन ऑफ एलएचएस एंड डायमेंशन ऑफ आरएचएस दोनों इक्वल मिलते हैं, सेम मिलते हैं, तो इट सिंपली मीन्स if this, then relation is dimensionally correct। क्या बोलेंगे आप? कि रिलेशन डायमेंशनली करेक्ट है। एंड बट अगर ऐसा नहीं होता है, अगर आपको दोनों ही एलएचएस एंड आरएचएस की डायमेंशन सेम नहीं मिलते हैं, इसका मतलब हुआ कि रिलेशन डायमेंशनली इनकरेक्ट। एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए ये एक एग्जाम्पल है, फ्रीक्वेंसी का एक रिलेशन मुझे गिवन है इस तरह का। इस तरह की एक रिलेशन है फ्रीक्वेंसी का, ठीक है। यहाँ पे मैं स्पेसिफाई कर देता हूँ कि f इज द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी आपने वर्ड सुना है, पढ़ा है, जानते हैं आप। डायमेंशन की बात हो रही है। f इज द फ्रीक्वेंसी, l इज द लेंथ, t इज द फोर्स जिसको हम टेंशन फोर्स बोलेंगे, बट अभी आपको पता नहीं क्लियर है या नहीं है, टेंशन फोर्स है ये, ठीक है। एंड m इज द मास। चेक करना है कि क्या ये रिलेशन डायमेंशनली करेक्ट है। उसके लिए हम एलएचएस एंड आरएचएस दोनों की डायमेंशन कैलकुलेट करेंगे। तो डायमेंशन ऑफ एलएचएस बहुत इजीली हमें मिल रहा है। डायमेंशन ऑफ एलएचएस अगर लिखेंगे तो फ्रीक्वेंसी क्या होती थी बेटा? फ्रीक्वेंसी 1 टाइम पीरियड, साइकिल्स पर सेकेंड, है ना, ऐसे ही कुछ होता था ना। तो पर सेकेंड मीन्स टी टू द पावर -1, ये इसकी डायमेंशन आपको मिल रही है। तो टी की पावर -1 है, इसको हम स्टैंडर्ड के फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं कि m की पावर 0, l की पावर 0, t टू दी पावर -1 है। मतलब वही है, t की पावर -1 ही है, बट हमने इसको एक कन्वेंशन के फॉर्म में ऐसे लिख दिया। डायमेंशन ऑफ आरएचएस कैलकुलेट करिए। डायमेंशन ऑफ आरएचएस, देखिए अब इसको कैलकुलेट करते हैं। इस वाले पूरे के पूरे पार्ट पे आइए। 1/2 मैथमेटिकल नंबर है, अनटिल अनलेस कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया गया है अगर, तो इट सिंपली मींस कि इसकी कोई भी डायमेंशन नहीं है, ये डायमेंशनलेस है। वो पॉइंट जो मैंने आपको बताया था। तो ये अगर डायमेंशनलेस है तो यहाँ पर सिंपली क्या बना, पहले अच्छा इस रिलेशन को मैं इस फॉर्म में साइड में लिख के दिखा रहा हूँ। दिस इज t टू द पावर 1/2 m टू द पावर 1/2 माइनस का एंड l टू द पावर -1, ऐसे लिखा जा सकता है ना? बताइए, ठीक है। अब सारे टर्म्स की डायमेंशन लिख दीजिए। लेंथ की डायमेंशन आपको क्या मिल रही है? लेंथ की डायमेंशन l थी, तो l टू द पावर -1 है। t इज द टेंशन फोर्स है। फोर्स की डायमेंशन mlt-2 है, ये मैंने यूज कर लिया। एंड इस पूरे की पावर 1/2 है। इस पूरे की पावर कितनी है बेटा? 1/2।
ये देखिए 1/2 मैंने यूज किया हुआ है। ओके, क्या समझ पा रहे हैं आप मेरी बातें कुछ भी? Yes. देन मास m की पावर देखिए कितनी है, माइनस का 1/2। -1. अब इसको रीअरेंज करते हैं, देखिए स्टैंडर्ड के फॉर्म में MLT इस ऑर्डर में लेकर के आते हैं। तो m की पावर यहाँ पर आप देखेंगे ये वाला जब ब्रैकेट ओपन होगा तो m की पावर यहाँ पे 1/2 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सबके ऊपर, तो m की पावर 1/2 यहाँ से आएगा, m की पावर -1/2 यहाँ से आएगा। क्या बन गया फाइनली? m की पावर 0, है ना? देन इसी तरह से यहाँ पर देखिए इसी तरीके से देखें अगर यहाँ पर, तो इस पॉइंट पर यहाँ पर l की पावर -1 बन रहा है एंड और क्या है यहाँ पर, Dimensionally incorrect. हाँ डायमेंशनली इनकरेक्ट हो गया। यहाँ पर देखिए l की पावर आपको माइनस का 1/2 मिल रहा है। ठीक है, चलिए टेंशन को देखें, सॉरी टाइम को देखें, टाइम की डायमेंशन, तो टाइम की पावर -1 यहाँ से मिल रहा है आपको। आपको क्या दिख रहा है बताइए? आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर कि जो डायमेंशन है LHS की और डायमेंशन है जो RHS की वो सेम नहीं है। इट मींस रिलेशन इज डायमेंशनली इनकरेक्ट। इनकरेक्ट हो गया रिलेशन। समझ पा रहे हैं मेरी बात? बताइए। नेक्स्ट Yes. एग्जांपल है, नेक्स्ट एग्जांपल एक और चेक करिए। आपने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी है, इसमें से ये इक्वेशन कौन सी इक्वेशन है बताइए? सेकंड इक्वेशन है। इसको चेक करिए, क्या ये डायमेंशनली करेक्ट है? Yes. तो आप डायमेंशनली करेक्टनेस अगर चेक करना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या बोलेंगे कि सारी चीजें वैलिड होनी चाहिए, एज वेल एज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी भी वैलिड होना चाहिए। तो देखिए मैं डायमेंशन लिख रहा हूँ, एक्स की डायमेंशन, अब एक्स तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होती थी इन टी टाइम, है ना, जब इनिशियल वेलोसिटी u हो एंड एक्सेलरेशन a हो। तो एक्स क्या है? सिंपली डिस्टेंस है, एंड ये डिस्टेंस आपको कितनी डिस्टेंस के लिए आप डायमेंशन क्या यूज करेंगे? l। ut इस वाले टर्म की डायमेंशन देखिए, u है स्पीड, एंड स्पीड क्या होती थी? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम मींस लेंथ अपॉन टाइम। तो यहाँ पर ये u के लिए आप लिख सकते हैं लेंथ अपॉन टाइम था ये, एंड t के लिए तो टाइम था ही, तो ये भी क्या आ गया? अल्टीमेटली l आ गया। देन जब आप हाफ AT² वाला टर्म देख रहे हैं तो उसमें से हाफ तो डायमेंशनलेस होगा। ओके, a यहाँ पर जो आपको दिख रहा है एक्सेलरेशन है, एंड इस एक्सेलरेशन के लिए आप क्या बोलेंगे? एक्सेलरेशन के लिए एक्सेलरेशन होगा वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी है बट अल्टीमेटली वेलोसिटी है ना वो। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम इज द वेलोसिटी, एंड उसके भी अपॉन में टाइम है, तो ये l अपॉन t² था, एंड इंटू t² है यहाँ पर। तो ये भी आपको क्या मिल रहा है? l ही मिल रहा है, इसका डायमेंशन। क्या मतलब हुआ कि ये दोनों जो क्वांटिटीज आपको दिख रही हैं इनकी डायमेंशन आपस में सेम है, तभी आप इनको ऐड कर पा रहे हैं, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी भी वैलिड है। एज वेल एज यहाँ पर आप बोलेंगे कि इसकी डायमेंशन भी सेम है, तो सारे टर्म्स की डायमेंशन सेम है, LHS और RHS की भी डायमेंशन सेम है, तो आप बोल सकते हैं कि इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। ठीक है, हेंस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। ठीक है, ओके। देखिए अब नेक्स्ट यूज देखिए क्या है। थर्ड यूज है डायमेंशनल एनालिसिस का, टू derive a relation between physical quantities। फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन भी डिराइव करने के लिए हम डायमेंशनल एनालिसिस को यूज कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर मुझे इसका एक यूज दिख रहा है, देख रहे हैं? लास्ट इससे पहले वाला जो हमने यूज पढ़ा ये भी बहुत यूजफुल है। ये यूजफुल, इस पर डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा ये अलग पॉइंट है, बट इसका यूज हम बहुत सी जगह करते हैं। ठीक है, थर्ड वाले पार्ट को चेक करते हैं। देखिए इसमें क्या है, सपोज आपको कुछ क्वांटिटीज
आपको कुछ क्वांटिटीज गिवन है, लेट आपसे बोला गया कि सपोज ये क्वांटिटी ए है, जो क्वांटिटी बी एंड सी दोनों पे डिपेंडेंट है। क्या है? क्वांटिटी ए, क्वांटिटी बी एंड सी दोनों पे डिपेंडेंट है। अब बताइए इनके बीच का एक्चुअल रिलेशन कैसा होगा, इनके बीच का एक्चुअल रिलेशन कैसा पॉसिबल है, ये हमें चेक करना है। तो इस तरह के रिलेशन भी हम यहाँ पर बना सकते हैं। यहाँ पर अगर ए बी सी तीनों की डायमेंशन हमको पता है तो एग्जाम्पल से समझते हैं कैसे कर सकते हैं ये पॉइंट। तो मैं क्वेश्चन आपको पहले तो दिखा रहा हूँ। एग्जाम्पल, टाइम पीरियड of a simple pendulum depends upon time period of simple pendulum depends upon length of pendulum, mass of bob and acceleration due to gravity. Okay, acceleration due to gravity. Find the possible relation between these quantities. हमें इन क्वांटिटीज के बीच में एक्चुअल रिलेशन डिराइव करना है जो पॉसिबल है। ठीक है, बताइए कैसे करेंगे, समझते हैं। T is equal to under root L upon G. हाँ सही है। लेट टाइम पीरियड को मैं टी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मास को मैं स्मॉल एम से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, लेंथ को मैं एल से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को मैं जी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ऐसा है? ओके, अभी मुझे एग्जैक्टली कुछ नहीं पता तो मैंने यहाँ पर मान लिया कि लेट जो टाइम पीरियड है बेटा वो मास की पावर ए पर डिपेंडेंट है, एल की पावर बी पे डिपेंडेंट है एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी की पावर सी पे डिपेंडेंट है। ऐसा कुछ यहाँ पर मैंने एजम्पशंस ले लिए हैं। अब एबीसी कुछ भी हो सकते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटीजर, फ्रैक्शन, कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता एग्जैक्ट, मैंने ऐसा कुछ माना है। लेट टाइम पीरियड है ये, मैंने प्रोपोर्शनलिटी साइन को यहाँ से रिमूव किया और एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया है एंड ये जो कांस्टेंट है ये एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर सिर्फ इन तीन क्वांटिटीज पे ही डिपेंडेंट है टाइम पीरियड। तो अब जो आप अननोन यहाँ पर लेने वाले, जो कांस्टेंट लेने वाले वो डायमेंशनलेस होगा। ओके, तो ये मैंने यहाँ पर इस तरह से इस फॉर्म में ले आया हूं मैं पूरी इक्वेशन को। अब क्या करेंगे, अब एलएचएस और आरएचएस दोनों की डायमेंशन आपको निकालनी है, दोनों की डायमेंशन सेम होनी चाहिए। अगर इनके बीच में कोई रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है तो डायमेंशनली करेक्ट तो होगा ही वो। तो एलएचएस एंड आरएचएस दोनों की डायमेंशन सेम मिलनी चाहिए। तो अब मुझे डायमेंशन लिखनी है फाइनली दोनों तरफ। टाइम पीरियड है इधर, तो इधर की डायमेंशन तो सिंपली m0 l0 t की पावर 1 हो गया। आरएचएस देखेंगे तो k तो डायमेंशनलेस था, बाकी की क्वांटिटीज की डायमेंशन लिखते हैं। मास तो m की पावर a है, लेंथ l की पावर b है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अब एक्सेलरेशन तो एक्सेलरेशन है, ड्यू टू ग्रेविटी हो या ड्यू टू सम अदर फोर्सेस हो, एक्सेलरेशन तो वही है। एक्सेलरेशन क्या था तो कई बार निकाल चुके हैं, लेंथ अपॉन टाइम का स्क्वायर, तो एल टी माइनस टू क्या बन रहा है बेटा, ये एल टी माइनस टू, देन इसकी पावर सी। इसको रीअरेंज कर देते हैं पूरा का पूरा एक्सप्रेशन, इस तरह से लिख सकता हूं मैं m टू द पावर a l टू द पावर b प्लस c एंड t टू द पावर माइनस का 2c। बताइए ऐसा लिखा जा सकता है? एलएचएस में आपको ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ दिख रहा है, दोनों तरफ की डायमेंशन सेम होनी चाहिए। अगर डायमेंशन सेम होंगी तो आप बोलेंगे कि ऑन कंपेयरिंग आप बोलेंगे कि a की वैल्यू 0 होगी, b प्लस c की वैल्यू भी 0 होगी एंड माइनस 2c की वैल्यू 1 होगी। यहाँ से
आपको c की वैल्यू माइनस का 1/2 मिल गई है। ओके, c की वैल्यू इस एक्सप्रेशन के अंदर रख देंगे तो b की वैल्यू माइनस ऑफ c थी, तो ये प्लस का 1/2 मिल गई है। एंड a तो 0 है ही। तीनों वैल्यूज हमने निकाल दी हैं। अब तीनों ही वैल्यूज इस इक्वेशन के अंदर रख देते हैं। यहाँ से लेकर के इन तीनों वैल्यूज को इक्वेशन 1 के अंदर रख देते हैं। आपको टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन क्या मिल रहा है? दिस इज k m to the power 0 l to the power 1/2 g to the power -1/2। t की वैल्यू क्या मिली है? k m की पावर 0 हो गई है, ये रूट अंडर l/g लिखा जा सकता है। ये आपको फाइनल वैल्यू यहाँ पर मिल रही है। ठीक है, ओके। अब पॉइंट यहाँ पर आपको दिख रहा है कि यहाँ पे एक अननोन जो कांस्टेंट के लिया हुआ है हमने, हम इसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते बाय यूजिंग द डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, तो ये कुछ लिमिटेशन भी है डायमेंशनल एनालिसिस की कि हम अननोन ये जो इन्वॉल्व हो रहे हैं इनकी वैल्यूज नहीं निकाल सकते। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए क्या है। इफ P is the pressure of a gas and rho is its density. Okay, find the velocity in terms of P and rho. P प्रेशर है, रो डेंसिटी है, आपको वेलोसिटी बतानी है P एंड रो के टर्म में। कैसे करेंगे? सोचिए कुछ, क्या कर सकते हैं? देखिए फिर कैसे करेंगे। तो इसको आपको ऐसे करना चाहिए। मान लेते हैं लेट की जो V है, V वो प्रेशर एंड वेलोसिटी डेंसिटी के टर्म में हमको लिखना है। लेट V जो है वो प्रेशर की पावर A एंड डेंसिटी की पावर B। अब A एंड B कोई भी दो अननोन हो सकते हैं, तो मैंने इस फॉर्म में लिख लिया। लेट वेलोसिटी जो है वो ऐसे ऑप्टेन की जा सकती है। ठीक है, अब अगर वेलोसिटी इस फॉर्म में लिखी जा सकती है, तो अब ये रिलेशन अगर वैलिड है तो इसके ये डायमेंशनली भी करेक्ट होना चाहिए। तो डायमेंशन दोनों तरफ की लिखें अगर, तो वो सेम मिलनी चाहिए। लेफ्ट साइड की डायमेंशन, तो लेफ्ट साइड की डायमेंशन आप लिखेंगे तो ये हो जाएगी, देखिए वेलोसिटी है l डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो lt-1, तो इसको मैं m0 l1 t-1 लिख सकता हूँ। RHS की डायमेंशन देखिए, प्रेशर क्या होता है? प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया, यही था ना। तो फोर्स का मतलब है mlt-2 अपॉन एरिया का मतलब है l स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर मींस डिस्टेंस का स्क्वायर। ये है प्रेशर एंड इस पूरे के पूरे टर्म की पावर है a। ठीक है, रो क्या है? डेंसिटी है। डेंसिटी क्या होती है बेटा? मास अपॉन वॉल्यूम। मास तो m हो गया, वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का मतलब एक लेट अगर एल वी एच के टर्म में बात करें तो लेंथ ब्रीथ हाइट तीनों ही लेंथ ही है ना अल्टीमेटली, तो एल इज क्यूब ये बनेगा। तो यहाँ से डेंसिटी का आपको जो डायमेंशनल इक्वेशन मिल रही है वो ml-3 हो गया। तो डेंसिटी के लिए मैं ml-3 यूज कर सकता हूँ, देन इसकी पावर होगी b। ये टर्म मिल रहा है। ठीक है, m0 l1 t-1 ये इक्वल होगा, अब सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो यहाँ से आपको दिख रहा है m का एक ही टर्म था, तो m टू दी पावर a आया है एंड इधर से m की पावर b आया है। ये टर्म बन रहा है m का। लेंथ को देखें तो लेंथ की पावर यहाँ पर देखिए 1 थी, नीचे 2 थी, तो l टू दी पावर -1 बना। देन -1 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो l टू दी पावर -a बना ये, एंड -3b बना यहाँ से। बताइए क्या कुछ समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं कुछ भी? ऐसा हो जाएगा l टू दी पावर -1 इंटू a,
तो -a, एंड दूसरे वाले ब्रैकेट से l⁻³ भी। ये दो टर्म देखना है मुझे। टाइम के लिए देखिए, टाइम तो t⁻⁻2a आ रहा है फर्स्ट ब्रैकेट से, एंड सेकंड ब्रैकेट में तो t है ही नहीं, ये टर्म आपको मिल रहा है। कंपेयर कर दीजिए, कंपेयर करिए, तो ऑन कंपेयरिंग आपको a प्लस b की वैल्यू 0 मिल रही है, -a-3b की वैल्यू 1 मिल रही है, -2a की वैल्यू -1 मिल रही है। यहाँ से क्या a की वैल्यू 1/2 हो जाएगी? बताइए, होगी या नहीं होगी? हो जाएगी। Yes, sir. इस वाले एक्सप्रेशन से देखिए, यहाँ पर फर्स्ट वाली इक्वेशन से अगर a की वैल्यू 1/2 है तो b की वैल्यू कितनी है? b की वैल्यू बताइए, अगर a की वैल्यू 1/2 है तो b की वैल्यू कितनी है? तो b की वैल्यू सिंपली आपको यहाँ पर मिल रही है -a, तो माइनस का 1/2। आपको दो ही वैल्यूज चाहिए थी, ये दोनों वैल्यूज अगर आपको मिल गई हैं तो वेलोसिटी को कैसे लिखना है? तो वेलोसिटी सिंपली इक्वल होगी प्रेशर टू द पावर a एंड डेंसिटी टू द पावर माइनस का 1/2। ये फाइनल आंसर हो गया। बताइए, ठीक है? ओके, देखिए नेक्स्ट यूज है टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ एन अननोन फिजिकल क्वांटिटी। हम किसी अननोन फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस। अगर हमें उसके रिगार्डिंग कोई रिलेशन गिवन है तो, फॉर एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं, एग्जाम्पल से ही आपको क्लियर हो जाएगा। सपोज करिए कि अगर आपको बोला जा रहा है कि एक रिलेशन गिवन, देखिए k इक्वल है हाफ अल्फा s स्क्वायर। देख रहे हैं ना, ध्यान से देखिए बेटा, क्या गिवन है? k इक्वल है हाफ अल्फा इंटू एस स्क्वायर, एंड यहाँ पर s जो है दिस इज डिस्टेंस, ये मेंशन है आपको क्वेश्चन के अंदर ही, एंड k इज द काइनेटिक एनर्जी, ये भी मेंशन है क्वेश्चन के अंदर ही। आपको अल्फा की डायमेंशन बतानी है। क्या बताना है हमें? ये जो क्वांटिटी आपको अल्फा मिल रहा है इसकी डायमेंशन बतानी है। तो अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अल्फा क्या होगा? दिस विल बी 2k/s स्क्वायर। अब डायमेंशन लिखिए, अल्फा की डायमेंशन निकालनी है मुझे। राइट साइड में आपको दिख रहा है 2 तो डायमेंशन लिखता। काइनेटिक एनर्जी, अब काइनेटिक एनर्जी तो एनर्जी ही है, एंड एनर्जी की डायमेंशन क्या होगी? तो एनर्जी की डायमेंशन मैंने अभी आपको बताया था, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के इक्वल बन रहा है, तो फोर्स का मतलब था mlt-2 इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो इंटू एल और हो गया, तो ये एनर्जी की डायमेंशन होती है, इसको याद रखिए, बार बार यूज होगा, ml2t-2 अपॉन एस स्क्वायर। एस स्क्वायर मीन्स लेंथ का स्क्वायर, तो एल स्क्वायर, ये बन रहा है। बताइए, ठीक है? सॉल्व कर रहे हैं अगर आप, तो आपको एल स्क्वायर कैंसिल होता हुआ मिल रहा है, mt-2 इज द डायमेंशन ऑफ एल्फा। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक और एग्जांपल। आपको एक रिलेशन गिवन है कि v इक्वल है v0/अल्फा 1 माइनस e टू द पावर अल्फा इंटू टी। फाइंड डायमेंशन ऑफ v0 if v is velocity, t is टाइम। देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देख लीजिए, 2 मिनट का है, 2 मिनट का क्वेश्चन है। आपसे क्या बोला जाए कि बेटा इस तरह की इक्वेशन हमको गिवन थी, देन इसमें आपको v0 एंड अल्फा दो अननोन है, v एंड t तो हमें गिवन है कि वेलोसिटी एंड टाइम है, बट v0 एंड अल्फा दोनों ही अननोन। आपको v0 की डायमेंशन बतानी है, अल्फा के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन एडिशनल नहीं गिवन। क्या करेंगे बताइए, अभी क्या करेंगे?
तो अभी इस केस में आप बोलेंगे कि हमें कुछ यहाँ पर जो हमने कॉन्सेप्ट सीखे उनमें से कोई कॉन्सेप्ट डेफिनेटली यहाँ पर लग रहा होगा। देखिए यहाँ पर ये क्या है, ये तो पावर है, एंड अगर ये पावर है तो पावर तो डायमेंशनलेस होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा इंटू टी, ये दोनों जो क्वांटिटीज हैं इनका जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट की डायमेंशन क्या होने वाली है, 0। ये डायमेंशनलेस है, एंड अगर ये डायमेंशनलेस है तो हम बोलेंगे कि अल्फा एंड टी इनका प्रोडक्ट डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। ऐसे लिख सकते हैं ना, अल्फा को अलग लिख देते हैं, 10 जो टाइम है वो तो ऐसे लिखा जा सकता है, तो m0 l0 t0 बन रहा है। अल्फा की डायमेंशन कितनी आ गई यहाँ से, m0 l0 t टू दी पावर -1 आ गई है। बताइए ठीक है यहाँ तक, यही होगा ना सिंपली, अल्फा की डायमेंशन ये होगी। अब अगर अल्फा की डायमेंशन ये है तो आप समझिए वापस से, ये एक मैथमेटिकल फंक्शन है, एंड अगर ये मैथमेटिकल फंक्शन है तो ये कैसा होना चाहिए, डायमेंशनलेस होना चाहिए, होगा ना ये डायमेंशनलेस, तो ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। अच्छा, अगर ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है तो ये भी तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी ही है ना, तभी तो इनके बीच में हमें यहाँ पर सब्सट्रैक्शन होता हुआ मिल रहा है। ओके, तो अब अल्टीमेटली मुझे यहाँ पर दिख रहा है ये पूरा का पूरा जो टर्म है ये तो डायमेंशनलेस है। तो एक्चुअल डायमेंशन कंटेन कौन कर रहा होगा, इसके पास डायमेंशन होगी एंड इस तरफ इसके पास डायमेंशन होगी, ये तो डायमेंशनलेस है। समझ पा रहे हैं मेरी बात, बताइए। तो आप क्या बोलेंगे कि डायमेंशन ऑफ वी जो होगा ये इक्वल होगा ना डायमेंशन ऑफ वी नॉट बाई अल्फा, क्योंकि ब्रैकेट वाला जो पार्ट था यहाँ पर, ये वाला जो पार्ट था ये तो डायमेंशनलेस था, तो मैं सिर्फ डायमेंशन का रिलेशन देख रहा हूँ, तो ऐसे लिखा जा सकता है ना। अब बताइए वी नॉट की डायमेंशन, वी नॉट की जो डायमेंशन है क्या वो इक्वल होगी डायमेंशन ऑफ वी और डायमेंशन ऑफ अल्फा के प्रोडक्ट की। वी है स्पीड या वेलोसिटी एंड इसकी डायमेंशन क्या होती है, lt-1। अल्फा क्या है, अल्फा, तो अल्फा की डायमेंशन हमने निकाली हुई है m0 l0 t-1। आप देखेंगे कि ये आ रहा है m0 l into t-2। दिस इज द फाइनल आंसर, वी नॉट की डायमेंशन मुझे मिल गई है। ओके,